हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम एक फॉर्मेट, आप कह सकते हैं कि एक पूरा हम एस्से ही लेकर आए हैं। ठीक है, इस एस्से में आपको हम कोई फॉर्मेट नहीं बताएंगे, वो पूरा एस्से हुई होगा। मैं उस एस्से को आपको बताऊंगा। देखिए, इसी प्रकार से एस्से लिखा जाएगा। मेन फॉर्मेट यही होता है लिखने का। ठीक है, देखिए, पूरा एस्से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ये पूरे जितना भी एस्से, इससे क्या होगा, देखिए, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो पड़े हैं वो आपको सिर्फ ये बताए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ख़राब वीडियो पढ़ें, वो सही वीडियो पढ़े हैं, लेकिन वो ऐसे वीडियो पढ़े हैं जो आपको बताते हैं। पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन, फिर मेन पार्ट, बॉडी पार्ट लिख दीजिए, इसके बाद नीचे कंक्लूजन। ठीक है, ऐसे मतलब वो सब एक फॉर्मेट बताए हैं। हम यहाँ पर आपका जो दृष्टि का आईएएस का एक बुक है, उसी का एक एस्से लेकर आए हैं। ठीक है, आपको इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि आपके दिमाग में वो चीज़, वर्ड आएंगे जो जो आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचेंगे हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए। हाँ, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमेशा जो थीम होता है आपके आर ओ में या आपके पीसीएस में, वो थीम एक ही होता है। या किसान पर, साहित्य पर, टेक्नोलॉजी पर, डिजास्टर पर, यही सब आता है। जब आपके दिमाग में कुछ शब्द रहेंगे तो वहाँ पर आपको लिखने में आसानी होगी। अभी कोई बुक आप पढ़ के जाइए और फिर वहाँ पर आपको अगर कोई उससे रिलेटेड चीज़ें दे दिया जाए तो आप उसको कर लेंगे। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, सिर्फ फॉर्मेट ही ऐसा पढ़े हैं कि ऐसे लिखा जाएगा ऐसे, तो आप वहाँ पर कितना भी अच्छा फॉर्मेट आप जानते हो लेकिन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो वर्ड ही नहीं रहेंगे, वो वर्ड ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा, संडे था आज। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको कुछ मेंस का करवाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज यही 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये देखिए 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का किसान हमारा अभियान। तो देखिए यहाँ पर कैसे फॉर्मेट में लिखना है, वहाँ पर ऐसे लिखेंगे, आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। देखिए, ये आरओ के बच्चों के लिए और पीसीएस के बच्चों के लिए, दोनों के लिए, लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कैसे लिखा गया है। देखिए, भारत, जैसे यहाँ पर एक थोड़े से शब्द में, मतलब ये आपका ये नहीं कह सकते, मतलब ये अच्छे से एक, मतलब ये दिमाग में रखा गया है कि ये आपका जो एग्जामिनर है वो देख ले कि हाँ, एक ऐसे ही फॉर्मेट में भी थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया जाता है। जैसे आपके ये एस्से में अगर है लिखने का तो लिख दीजिए, नहीं तो आप शुरू से ही इंट्रोडक्शन से ही चालू कर दीजिए यहीं से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर था, भारत मेरे सम्मान में सबसे महान शब्द, जहाँ भी कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। ये भारत की बात होती है। आप जहाँ भी भारत का नाम लेंगे, ठीक है, क्योंकि भारत का किसान है ना, तो वहाँ पर और भी शब्द क्या होते हैं, वो कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उसका रिस्पेक्ट ही अलग होता है। उसी के बारे में बात कर रहा है। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों से है। आप देखिए, किसान, इसी में आप क्या कर रहे हैं, भारत का भी जिक्र कर दे रहे हैं और किसान का भी जिक्र कर दे रहे हैं। उन बेटों से है जो आज भी वृक्ष की परछाइयों से वक्त मापते हैं। ठीक है, क्या है, आज भी वृक्ष की परछाइयों से वक्त मापते हैं। अब देखिए, इतना तो आप यहाँ लिख दिए। अब आगे यहाँ पर कैसे आगे लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा गया है, भारत सदा से किसानों का देश है। ध्यान से पढ़ते जाइए, एक काम करिएगा, इसको पढ़कर आप खुद से लिखिएगा। ठीक है, खुद से लिखिएगा, देखिएगा कितना हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, भारत सदा से किसानों का देश रहा है। आज स्वतंत्रता के दशकों के बाद भी भारत गांव में बसता है। तो ये सब वही लाइन लिखना है जो आप बुक में पढ़े ही होंगे। देश की आधी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, सबको पता, आधी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न, मतलब वही सब लिखना है फॉर्मेट। भारत के कृषि उत्पादन, खाद्यान्नों के उत्पादन के विषय में बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष लगातार वृद्धि कर रहा है। ठीक है, भारत आज चाहे गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, गन्ने या कपास आदि फसलों के उत्पादन में बेहद आगे है। ठीक है, हमारा देश आगे ही है। गेहूं, चावल, गन्ने, कपास में लगभग सभी में 1 से 2 से तीसरे स्थान पर आता ही है, चाहे जिसकी बात करें। ठीक है,
फलों के उत्पादन, सब्जियों के उत्पादन के साथ दुग्ध भी शीर्ष उत्पादन करता देश भारत है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो जीएस में आप पढ़े हैं, इसलिए जीएस सब कुछ दिमाग में रखते जाइए, वही सिर्फ चीज़ें लिखनी है। ये नहीं कि एस से आ गया कुछ अलग ही लिखना है, कुछ अलग नहीं रखना। ये देखिए अभी तक आप जितना पढ़ लिए हैं यहाँ पर, वो सभी जीएस के ही पार्ट अभी लग रहे होंगे आपको। मगर एक समय था जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने अनाज की कमी झेल रहे देशवासियों की भूख मिटाने के लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किए, वर्तमान में चल रहे थे वो, इसके बाद आप क्या किए, पास्ट में थोड़ा चले गए कि आप आज जब हम आगे हैं कृषि में, हर चीज़ में, तो पुराना हमारा जो पास्ट था उसमें क्या हमारी स्थिति थी, वहाँ से हम यहाँ पर आए कैसे। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा गया है, भूख मिटाने के लिए अमेरिका की मदद की गुहार लगाई थी। ठीक है, उस समय जब लगाया गया था अमेरिका से मदद की गुहार, तो ठीक है। अब देखिए, लेकिन अमेरिका ने क्या किया था, वो सड़े गेहूं भेज दिए थे। ठीक है, जिसका वो शराब बनता वही वाला गेहूं भेज दिए थे भारत को। तो इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान नेतृत्व के काल में उनके प्रयासों से देश में घटित क्रांति संभव हुई और भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो सका। ठीक है, हरित क्रांति 1966 के आसपास आई। इसके बाद हम धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गए कि पूरे वर्ल्ड में हम लगभग सभी खाद्यान्नों में टॉप 5 में तो रहते ही हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, भारत की स्वतंत्र हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो भारत की स्वतंत्र हुए ज़्यादा समय तो हुआ नहीं था। उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई की सुविधा, मौसम संबंधी पर्याप्त जानकारी के अभाव से भारत कृषि क्षेत्र ग्रसित था। ठीक है, भारत का जो कृषि क्षेत्र था उतना समृद्ध नहीं था, परंतु इन बाधाओं को पार करते हुए देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। अब ये क्या है, जो ऊपर आप प्रेजेंट वाला और पास्ट वाला फ्यूचर डिस्क्राइब किए थे, उसको इतना ही समय, मतलब ये इतने ही चीज़ों में आप क्या किए, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, इसका उसका ही एक कंक्लूजन कर दिए, क्योंकि वहाँ पर वही जो मैं आपको बता ही रहा था वही यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, भारत एक अत्यंत विशाल देश है, भारत की विविधता भारत की विशेषता है, हमारी विविधता भारत की विशेषता है। अब देखिए ये पूरा ज्योग्राफी ही चलेगा। ठीक है, मतलब जब खेती किसानी आएगा तो उसमें अब ज्योग्राफी, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट लिखना है, उसमें सभी सब्जेक्ट का अगर आपको मिले कि हाँ क्या क्या उसमें हो सकता है तो उसको लिखिए। यहाँ विविधता हर क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये हमें ज्योग्राफी का मिल रहा है तो हम ज्योग्राफी का लिख दे रहे हैं। यहाँ वर्षा, ग्रीष्म, शीत तीनों प्रकार की ऋतुएं हैं। कहीं समुद्री तटीय क्षेत्र है तो कहीं रेत और धूल उड़ाते हुए क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी भी पर्याप्त विविधता पाई जाती है। तो समुद्र तटीय मैदान कह रहे हैं कि कहीं पर समुद्र तटीय मैदान है, कहीं पर धूल मिट्टी, ये मतलब रेत है, राजस्थान की बात करें, या कहीं जलोढ़ मिट्टी है। तो और हमारे यहाँ एक ये और भी सही है, हमारे यहाँ 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। तो हमारे यहाँ और अच्छा है, विविधता है। गुजरात का क्षेत्र काली मिट्टी से देखिए समृद्ध है। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र नदियों द्वारा बनाए गए मैदान है। ये जो गंगा यमुना का जलोढ़ मैदान है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए ज्योग्राफी आ रहा है कि नहीं। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार यहाँ की फसलें भी पर्याप्त विविधता लिए हुए हैं। ये मतलब ये नहीं कह रहा है कि हमारी सिर्फ मिट्टी है, हमारी सिर्फ जलवायु ही सब, मतलब मौसम ही क्या है, सब विविधता है, बट हमारी जो फसलें हैं उसी विविधता के साथ वो भी ढल गई हैं। क्या है, कहीं गन्ने की फसल की बहुतायत है, जैसे आपने उत्तर भारत में देख लेंगे कि गन्ने की बहुतायत बहुत मात्रा में उगाया जाता है। कहीं नारियल के पेड़ों में, दक्षिण भारत में देख लेंगे नारियल के पेड़ों की बहुतायत है। कहीं चाय के बागान, पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे चाय के बागान ही बागान है। असम की बात करें, चाहे दार्जिलिंग, कलकत्ता की बात करें, वहाँ सब। कहीं कपास की उपलब्धता, खाद्यान्न फसलें तो लगभग पूरे भारत में ही उपजाई जाती है। खाद्यान्न फसलें मतलब चावल की बात करें तो चावल आपका
यहाँ हरियाणा या पंजाब से लेकर यहाँ नीचे साउथ तक, चेन्नई तक, हमेशा हर जगह उपजाई जाती है, बारिश हर जगह मिल जाती है, पानी हर जगह मिल जाता है। ऐसे में भारत के किसानों की सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने ज़्यादातर किसान अशिक्षित, अर्धशिक्षित और तकनीक की जानकारी नहीं के बराबर रखने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे भारत के किसान हैं, आपको भी पता होगा बहुत से किसान ऐसे हैं जो उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन उन सब अपने क्या करते हैं, वो अनुभव के हिसाब से, जो उनके पीछे दादा परदादा जो अनुभव देकर चले आए हैं, आधे लोग उसी अनुभव से ही अपना कार्य करते हैं। तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि वो सब अपने अनुभव से ही करते हैं। अब देखिए यहीं लिखा गया है, इसके बावजूद तमाम विविधताओं को स्वीकार करते हुए हर साल की आवश्यकता के अनुसार खाद, मिट्टी और मौसम की अनुकूलताओं के अनुभव के माध्यम से वे भारतीय कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ, मतलब एक वैज्ञानिक की तरह वो कार्य करते हैं। कहीं वो सब देखते थोड़ी, आज थोड़ा सा कोई ऐप डेवलप हो गए हैं, वो भी जो समृद्ध किसान है वही देखते हैं कि हाँ मोबाइल में कौन सा ऐप है, किस प्रकार से ये यूज। लेकिन अभी भी क्या होता है, जो छोटे किसान हैं वो खुद देखते हैं बारिश होने वाली है, खुद जाके देखते हैं खेतों में कि आपका कीड़े लग रहे हैं कि नहीं, तो खुद ही अपना उसका जो मतलब वो करते हैं, मतलब जो उन पर ट्रीटमेंट करते हैं खेतों का, मतलब उसकी मतलब अच्छे के लिए वो खुद ही कर लेते हैं। किसी मतलब उससे नहीं पूछने जाते हैं, किसी डॉक्टर को, मतलब ये किसी वैज्ञानिक से। ठीक है, तो एक खुद ही पर उसी प्रकार से अपने आप में भी वो विशेषज्ञ हैं। तो इसके बारे में, किसान के बारे में यही कहा गया है। हमें अवश्य उनका ऋणी होना चाहिए। चिलचिलाती धूप, आंधी, मूसलाधार वर्षा, कड़ाके की ठंड की चिंता न करते हुए देश के हर नागरिक को भोजन उपलब्ध कराते हैं। पशुधन की सेवा का दायित्व भी उन्हीं के पास है। जैसे किसान क्या करते हैं, ये थोड़ी ये किसान सिर्फ खेती करते हैं। आपको देखेंगे कि किसान हमारे यहाँ क्या, मतलब हर चीज़ फसल उगाई जाती है, साथ में गैया, जो भैंस है, ठीक है, ये सब भी बंधे रहते हैं। क्या होता है, क्यों? क्योंकि उनसे भी जो दुग्ध उत्पादन में आज हम नंबर 1 पे हैं, अगर सिर्फ खेती करते तो दूध उत्पादन में नंबर 1 हो पाते। ऊपर जो लिखा गया था उसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए, पशुधन की वो स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने निम्न पंक्तियों द्वारा भारतीय कृषकों के मनोवैज्ञानिक को स्पष्ट किया। अब देखिए, इतना आप स्पष्ट कर दिए, ये जितना आप पढ़े यहाँ पर कुछ नहीं था। क्या था? सिर्फ एक ज्योग्राफी का पोर्शन था। ठीक है, आपको ये बताना था कि कहाँ चाय हो रहा है, कहाँ नारियल हो रहा है, कहाँ गन्ने हो रहे हैं। तो जो आप एस्से को लेकर बहुत हाइटेक हो जाते हो, वो कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आपको फॉर्मेट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बीच में कर देंगे, हाँ देखिए ये कह रहा हूँ, ये वाली लाइन हर जगह से आपको याद करनी पड़ेगी। सिर्फ यही लाइन याद कर लीजिए और हर चीज़ को कम से कम 15 से 20 एक फॉर्मेट का पढ़ लीजिए, आप वहाँ पर कर देंगे। इसको याद करना पड़ेगी, इसको कम से कम 50 से 60 हर याद कर लीजिए, क्योंकि आपको किस प्रकार से वहाँ काम पड़ जाए। साहित्य वाला याद कर लीजिए, टेक्नोलॉजी वाला याद कर लीजिए, और ये डिजास्टर, प्राकृतिक ये संतुलन, जो ये डिजास्टर से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से लेकर इस सबको याद कर लीजिए, ताकि वहाँ पर 1-2 बीच बीच में रख सकें। जैसे यहाँ बीच बीच में देखिए रख दिया गया है। ठीक है, ये सिर्फ बुक से वैसे ही, जैसे बुक में हो वैसे ही सब पूरा रखा गया है। ठीक, कुछ चेंज नहीं हुआ। हम ना रहेंगे तब भी एक खेत रहेंगे, इन खेतों पर घन लहराते शेष रहेंगे, जीवन देते प्यास बुझाते, माटी को मदमस्त बनाते, श्याम बदरिया के लहराते केस रहेंगे। बस ऐसे ही आप अगर लिख देंगे तो 6-7 नंबर तो इसी इसमें रख देगा। अगर मान लीजिए जो आपने लिखा वो एग्जामिनर को पसंद आ गया, हो सकता वहाँ पर 2 चीज़ होती हैं, आप लिख रहे हैं तो हो सकता उसका भी फेवरेट, ये मतलब ये जो लाइन है उसकी भी फेवरेट। अगर आप भी कहीं जा रहे हैं, कोई गाना गुनगुना रहा है और वो आपका फेवरेट गाना हुआ, तो आप कहेंगे हाँ आपने अच्छा गाना गाया। ठीक है, तो आप उसको मतलब थोड़ा सा सराहेंगे। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ भी करिए। अगर आपकी किस्मत है, अगर वो इस एग्जामिनर को पसंद आ गया, और दूसरी बात है जो ऊपर लिखा गया है और नीचे लिखा गया है उसी से रिलेटेड हो गया, तो आपको वैसे भी नंबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ
इन सब के बावजूद भारी विडंबना की बात यह है कि आज भी देश के किसानों की स्थिति दयनीय है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा किसान के मतलब जो स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात भी यहाँ पे की गई है। कोई भी किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता। ठीक है, इतना विशाल भूभाग होते हुए भी किसानों की आर्थिक जीवन निर्वाह करने के लायक भी नहीं है। हालांकि इन सभी किसानों तथा सभी राज्यों के किसानों पर आरोपित नहीं होती। यह सभी मतलब जैसे हम ये कह रहे हैं कि किसानों की हालत बहुत दयनीय है, तो यहाँ पर ये नहीं कहने का मतलब कि सभी किसानों को एक ही साथ ले लिया जाए। ठीक है, वो सभी किसानों को एक साथ नहीं लेने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति जो आई थी उसमें पंजाब जो थे और हरियाणा थे, वहाँ राज्यों की पैदावार बढ़ी थी, वहाँ किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई थी। लगभग सभी के पास तकनीक की जानकारी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, अन्य आधुनिक कृषि उपकरण हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो हम, जैसे अभी हम संडे को सब सिर्फ ला रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा हफ्ते में लगभग थोड़े ज़्यादा दिन इसको रख देंगे। तो हाँ, सपोर्ट मतलब क्या, लाइक और सब्सक्राइब अगर अच्छा रहेगा इस पर तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सबको ये पसंद है, मतलब इसको लाना पसंद है। ठीक है, नहीं तो अगर मैं वैसे भी सोच लूँगा कि अगर नहीं उतना रहेगा तो मैं सोच लूँगा आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं अदर पे वीडियो बनाऊँगा फिर। ठीक है, तो आप बताइएगा कैसे लगा, या कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि कैसे लगा जो ये आज मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे कई मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका जितना भी लगभग है सभी फॉर्मेट का 15 मतलब इससे कर ही दूंगा। ठीक है, आप सिर्फ बता दीजिएगा कमेंट में किस प्रकार से लगा। इसी के साथ भारतीय किसानों की दूसरी तस्वीर क्या है? किसान ऋण में डूबा हुआ है, आत्महत्या करने को विवश है। ये कहाँ की बात चल रही है? ये महाराष्ट्र के एरिया में, विदर्भ उधर्भ के एरिया में ज़्यादा ये सब हो रहा है। ठीक है, क्या मतलब किसान खुद ही नहीं कर रहा है, उसको शौक नहीं है, मतलब वो क्या करे, जब वो जब ऋण में डूब गया है तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, वही सब करने का विवश हो जाता है। भारत में लगभग 50% प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 70% लोग कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि ही उनके जीवन यापन का साधन है। इसमें कृषि के खाद्यान्न उपज के साथ साथ पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि भी शामिल हैं। ठीक है, इतने बड़े कृषि उपयुक्त भूभाग के बाद भी क्या कारण है कि भारत में कृषकों की दया शोचनीय है। ठीक है, अब देखिए हमारे भारत में क्या है, हमारा भारत भले 7वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल में, लेकिन आप देखेंगे चाहे रूस की बात करेंगे चाहे चाइना की बात करेंगे, रूस में आधा तो बर्फ़ ही पड़ा है और चाइना में आधा तो पठार ही है। लेकिन हमारे भारत में जितनी भी भूमि है वो अच्छी भूमि है। कुछ ही भूमि को छोड़ दिया जाए, लगभग सभी पर आप कुछ न कुछ फसल उगा सकते हैं। राजस्थान के ड्राई एकदम एरिया में ज्वार बाजरा उगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसी वो है क्योंकि वहाँ पर हमने पानी पहुँचा दिया है इंदिरा नहर से। ठीक है, तो वहाँ पर ज्वार बाजरा मतलब जैसी ड्राई फसल के लिए बहुत ही अनुकूल क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है, और नीचे देखिए चाहे तमिलनाडु चाहे केरला की बात करें, तमिलनाडु को यहाँ पर गन्ना उगा सकते हैं। ठीक है, चावल यहाँ उगाया। आंध्र प्रदेश के एरिया में गोदावरी के कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में ये चावल कितनी अच्छी फसल होती है। तो ये सब हमारे यहाँ एक कह सकते हैं इतना बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पे जो मिट्टी है वो फालतू नहीं है, मतलब ये बेकार नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ फसल आप अच्छे से उगा सकते हैं। पहाड़ों पर हम क्या उगा लेते हैं, वहाँ पर कॉफ़ी चाय उगा लेते हैं। कर्नाटक में देखिए बारिश होती है। ठीक है, जलवायु भी थोड़ा सा वो करता है, मौसम भी, बारिश होती है, कॉफ़ी उगा लेते हैं। असम में चाय उगा लेते हैं पहाड़ों पर। तो यही है हमारा भूभाग के, लेकिन क्या है, इतना बड़ा भूभाग होने के कारण भी हमारे किसानों की दशा क्या है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति निम्न है। कृषक अपने पीढ़ियों और कृषि कार्यों से संलग्न से कतराते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्या करता है फॉर्मेट, इसमें क्या करना है, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे लिख देना, यही ये भी वैसे ही लिखा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप के अगर लिख देंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर देख लेगा। भारत को स्वतंत्र हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई की सुविधा, मौसम संबंधित पर्याप्त जानकारी के अभाव से भारत कृषि क्षेत्र से ग्रसित था, परंतु इन सभी बाधाओं को पार करते हुए देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। भारत एक अत्यंत विशाल देश है। भारत की विविधता भारत की विशेषता है। वही जो ऊपर लिखा गया है वही सब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ विविधता हर क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ वर्षा, ग्रीष्म, शीत तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं। कहीं समुद्र तटीय क्षेत्र है, कहूँ रेत धूल उड़ाते हुए क्षेत्र, इसलिए यहाँ मिट्टी पर्याप्त विविधता पाई जाती है। गुजरात का क्षेत्र काली मिट्टी से संबंधित, तो गंगा यमुना का दोआब नदियों द्वारा। देखिए यहाँ पर कुछ अलग लिखा गया नहीं, कुछ यहाँ पर अलग नहीं लिखा गया है। जो यहाँ पर ये सब था इसी को एक छोटे फॉर्मेट में लिख दिया गया है। ठीक है, मैं खुद नहीं लिखा हूँ, ऐसे ही फॉर्मेट ही है आपका। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट है, क्योंकि मान लीजिए एग्जामिनर वो ऊपर वाला ना पढ़ पाए पूरी तरह से, लेकिन ये पढ़ लेगा तो उसको पूरी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। हाँ, ये वाली लाइन आपको सही करनी है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आपको एकदम मिलानी है। ठीक है, चाहे मतलब आधा इधर है, मतलब सभी इसके बाद बाधाओं इधर आ गया तो उससे नहीं मतलब, ये पूरी लाइन मिला देनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है, विचार करने से स्पष्ट है कि देश में कृषि भूमि को विस्तृत मगर कृषि उत्पादकता कम है। बहुत से स्थानों पर आज भी सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं बल्कि वर्षा जल पर ही निर्भरता है। परिवहन, भंडारण आदि के आधारभूत ढांचे का पर्याप्त विकास नहीं है। कृषकों में शिक्षा का अभाव, भूमि सुधार की समस्या, मिट्टी की गुणवत्ता दोषपूर्ण न्यूनतम समर्थन प्रणाली आदि कृषकों की दुर्दशा का कारण है। अब देखिए, कृषि और कृषि की दयनीय दशा का वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में आज से वर्षों पहले किया था। कमोबेश वही परिस्थिति आज भी आदम गोंडवी जी के शब्दों में, ठीक है, जो पहले परिस्थितियाँ थी आज भी वही लगभग विद्यमान है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ, जैसे रोटी के लिए बिक गई धनिया की अबरू, लमही में प्रेमचंद्र का होरी उदास है। ठीक है, ये थोड़ा सा वो वहाँ से लिया गया है गोदान से। गोदान आप अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, आदि कृषि की चीज़ें वहीं से समझ में आ जाएगी। ठीक है, या गोदान की क्या कीजिए, कहानी पड़ी है यूट्यूब पर, ठीक है, उसको देख लीजिए। काफ़ी मतलब आपको सीखने को मिलेगा, मतलब अच्छा से बनाया गया है, दूरदर्शन के द्वारा ही शायद ये बनाया गया है। अब देखिए, भारत की इस स्थिति पर विचार करते हुए ज़मीनी स्तर पर उपाय लागू करने का प्रयास करना चाहिए। देश के बहुसंख्य लोग कृषि से जीवन निर्वाह करते हैं, मतलब इनका कहने का मतलब है देश के बहुत से लोग कृषि से जीवन निर्वाह करते हैं। राज्य की विभिन्न नीतियों द्वारा इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। कृषि की बेहतरी के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति, अब देखिए मतलब जो कृषि की बेहतरी के लिए क्या क्या राष्ट्रीय कृषि नीति चलाया गया, राष्ट्रीय किसान नीति चलाया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नीली क्रांति हेतु केंद्रीय योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आदि। तो जितने भी योजनाएं हैं आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज आपके दिमाग में कुछ कृषि से, देखिए आप चाहे आपको के दिमाग में कृषि आ जाए या आप किसान आ जाए, दोनों से रिलेटेड कुछ तो वर्ड आपके दिमाग में हो ही गया होगा। ठीक है, वहाँ पर लिखने के लिए, लेकिन आवश्यकता है कि इन योजनाओं को उनके लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुँचाया जाए। जैसे स्कीमें तो लॉन्च की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन क्या होता है वो छोटे किसानों तक तो पहुंचती ही नहीं अधिकतर। ठीक है, क्या होता है वो बीच में ही, मतलब उसमें इतना उसका प्रोसेस ही इतना वो रहता है कि छोटे किसान उसको लेने में ही उतना उनका मतलब पूरा आधा समय चला जाता है। ठीक है, मिलता है, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलता है, लेकिन वो जितना आप कृषि कार्यों में लगाना चाहिए उतना समय, वो उतना ऑफिसों का चक्कर काटते रह जाते हैं। ठीक है, ये मतलब ये ज़मीनी हकीकत है।
जिससे हमारे देश के अभिमान, ठीक, अभिमान किसके बारे में कर रहे हैं, किसान भाइयों का जीवन आर्थिक स्थिति सही स्थान पर स्थापित हो सके। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट इसको अच्छी तरीके से जाके हर किसान के पास जाके इस योजना को बताए, इस योजना को अधिकारियों को वो दे, सलाह दे कि आप जाइए किसानों पर, उनके साथ उनसे बातचीत करके उनको खुद इस स्कीम के बारे में बताइए फिर, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। बस इतना ही है। ठीक है, तो इन मतलब लगभग आप अगर इतना ही इतना बहुत होता है, मतलब आप देख रहे होंगे लगभग इतना आप लिखते हैं, तो आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो बताइएगा, फिर मैं ऐसे ही जैसे कि भारत का किसान एक टॉपिक ले लिए, फिर कि कोई और टॉपिक जैसे हम लेकर आएंगे। ठीक है, हरित क्रांति लेकर आएंगे या जलवायु से रिलेटेड लाएंगे, साहित्य से कुछ लेकर चले आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।